ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहे उन्हें से जो लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड ये सब को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। खैर, तो अब ऑक्सीजन चला गया कहाँ पे, थर्ड स्टेप के बारे में बात। फर्स्ट स्टेप में एयर आया एल्वोलाई तक, दूसरा एल्वोलाई से डिफ्यूज होकर चला गया ब्लड कैपिलरीज में, और तीसरा ब्लड कैपिलरीज से ट्रांसपोर्ट होते हुए चला गया सेल तक। अब चौथा कि अब ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज होके गया सेल में, और पांचवा लास्ट, सेल में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वही न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक किया और एनर्जी का रिलीज किया, जो कि हमारा एक्चुअल रेस्पिरेशन है, जिसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते थे ना, ब्रीदिंग को क्या बोलते थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो सेल में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चाहे एब्सेंस में बहुत और तक वो फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, हमारा एक्चुअल रेस्पिरेशन यही है, और सेलुलर रेस्पिरेशन इसी को बोलते हैं, है ना। देखो इसमें यही आ गया कि अब फिर से वापस से वही चीज क्या हुआ कि रिवर्स होगा। अब जब रेस्पिरेशन होगा, सबको पता है ऑक्सीजन का यूज होके जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी के साथ रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब सेल में से, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो टॉक्सिक है, तो सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके आ जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। अब ब्लड कैपिलरीज से ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा एल्वोलर कैपिलरीज तक, एल्वोलाई तक। अब ब्लड कैपिलरीज से अब चला जाएगा कहाँ पे, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से लंग्स से होते हुए क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, सबसे पहले के बाद ब्रीदिंग, जहाँ पे क्या होगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अंदर गया ऑक्सीजन तो ये जाता तो पूरा एयर ही है, और बाहर निकला कार्बन, निकलता तो एयर ही है लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का। एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 बिटवीन एल्वोलाई एंड एल्वोलर कैपिलरीज, एल्वोलाई और कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। तो लंग्स में गया था एयर, अब एल्वोलाई से चला गया ऑक्सीजन कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एल्वोलाई में, ये निकल जाएगा बाहर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वोलाई एंड टिश्यू, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर। अब जो एल्वोलाई से गया था ब्लड में, ब्लड ऑक्सीजन ले जाकर सेल के पास छोड़ दिया, और वहां से ले आया किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये दोनों का ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ऑक्सीजन एल्वोलाई से सेल तक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एल्वोलाई तक आता है। ठीक है, एक्सचेंज मतलब डिफ्यूजन ही होता है, एकदम नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन ही है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सेल। अब वहां पे ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन सेल में, और सेल से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में। अब ऑक्सीजन चला गया सेल में, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। अब जो ऑक्सीजन गया है उसका यूटिलाइजेशन कि वो फूड ब्रेक करके क्या रिलीज करे, एनर्जी, और एनर्जी के साथ एक और चीज क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में देखें, चलो एक्सचेंज के बाद की बात करें, ध्यान से समझना सब। एल्वोलाई के बाद अगर हम जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें जो ब्लड ऑक्सीजन को, ध्यान से अभी हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाली बात कर रहे हैं, जो ब्लड ऑक्सीजन को एल्वोलाई से लेकर ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू तक लेके जाता है, वो ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एल्वोलाई तक आता है उसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान से देखो, टोटल ऑक्सीजन में मतलब टोटल जितना ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में गया है, वो टोटल ऑक्सीजन में मैक्सिमम मतलब 97% ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के साथ मतलब आरबीसी के साथ क्या होता है कि वो जाता है टिश्यू तक। बाकी 3% ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है और वो डिजोल्व स्टेज में क्या होता है कि जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। और अगर उधर से आते समय में
टोटल उधर से आएगा कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल से लेकर अल्वोलाई तक क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है ब्लड से होते हुए अल्वोलाई तक, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब समझो कि 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड ही आरबीसी के थ्रू आता है, बाकी 70% कार्बन डाइऑक्साइड आता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ब्लड में ही रहेगा, डिजॉल्व नहीं होगा, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में आएगा, और बच गया 5-7% कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर आता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुछ इस तरीका से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है अल्वोलर साइट से टिश्यू तक और टिश्यू से अल्वोलर साइट तक। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेड ब्लड सेल में रेड इसलिए है मतलब क्योंकि उसमें प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, फेरस कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और उसी के चलते फेरस में आयरन होता है, और उसी के चलते हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है कि रेड होता है, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है, तो उसी के चलते ब्लड का कलर क्या होता है कि लाल होता है। ठीक है, तो अगर हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही मेन कैरियर है ऑक्सीजन का, तो अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। कहां से कहां तक लेके जाने के लिए, ऑक्सीजन को लेके जाना है तो कहां से कहां तक जाएगा, अल्वोलर साइट से लेकर टिश्यू तक। देखो, और एक डेटा ये है कि 100 मिलीलीटर ब्लड, ध्यान से, ब्लड का अमाउंट कितना के डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जो ऑक्सीजन को अल्वोलर साइट से टिश्यू तक लेकर जा रहा है। ऑक्सीजन जो ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 वॉल्यूम में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब पर 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5-5 मिलीलीटर ऑक्सीजन को लेकर सेल तक जाता है। और 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्हें से 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। तो एक नॉर्मल यानी एक्सरसाइज वगैरह किया हुआ नहीं, तो एक नॉर्मल रिलैक्स हेल्दी पर्सन 1 मिनट में करीब 12 से 16 बार क्या करता है कि सांस लेता है और छोड़ता है। हमने सांस एक बार लिए छोड़ दिए, एक बार फिर लिए फिर छोड़ दिए, 2 बार, ये बात समझ में आ रहा है। तो 1 मिनट में 12 से 16 बार वो क्या करता है कि ब्रीदिंग करता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करता है। एक बार में हम लोग कितना एयर को लेते हैं, अप्रोक्स 500 मिलीलीटर एयर को लेते हैं। तो अगर हम पूछें कि 1 मिनट में कितना को लेंगे, तो 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में 12 से 16 बार, और एक बार में अगर 500 मिलीलीटर हम इनहेल कर रहे हैं तो 12 से या 16 में गुना कर देंगे तो हमारा एक एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। 12 से करेंगे तो 12 पचे 60, 6000 मिलीलीटर, 16 से करेंगे 16 पचे 80, 8000 मिलीलीटर। तो 1 मिनट में हम लोग 6000 से 8000 मिलीलीटर ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। A normal healthy person can breathe 12 to 16 times per minute। आसान है, 1 मिनट में कितना बार आदमी सांस लेता है, 12 से 16 बार। In one inspiration we inspire approx 500 मिलीलीटर ऑफ एयर। एक बार में हम लोग 500 मिलीलीटर एयर, तो अगर 1 मिनट में 12 से 16 बार अगर आदमी सांस ले रहा है तो 12 टाइम्स या 16 टाइम्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वहीं 600 मिलीलीटर टू 6000 मिलीलीटर से 8000 मिलीलीटर के आसपास आदमी क्या करेगा कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करेगा। और एयर, टोटल एयर, अभी लंग्स की बात कर रहा, अभी ऑक्सीजन क्या क्या नहीं, वॉल्यूम है, और नॉर्मली लिक्विड हो चाहे फ्लूइड हो, मापेंगे मिलीलीटर में ही ना। हाँ, डिपेंड करता है कि वो किस बर्तन में रखा हुआ है, और वहां पे हम लोग उसको क्यूबिक मीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लिक्विड को या गैस को आदमी मिलीलीटर में ही मापता है। वॉल्यूम है, बस इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस के बारे में बात करें, मतलब गैस में क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर साइट टू द सेल कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड जो
ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब लंग, हम लोग सांस लिए लोग, पूरा एयर गया लंग्स तक, अब लंग्स में एल्वोलाई तक, अब एल्वोलाई से डिफ्यूज होके चला गया ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में। अब वो ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके गया कहाँ तक, टिश्यू तक, सेल तक। तो ब्लड जो ऑक्सीजन को लेके गया है सेल तक, उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एयर क्या किया, रिलीज किया, सेल में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। अब सेल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके आ गया ब्लड कैपिलरीज में। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से आया एल्वोलाई तक। तो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया है उसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, अब कौन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन के बारे में बात करें मतलब कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन छूट गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड छूट गया है। तो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, एल्वोलाई से लेकर सेल तक। और वहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 100 मिलीलीटर डीऑक्सी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आने वाला कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है लंग्स तक, मतलब एल्वोलाई तक, कहाँ से, सेल से। तो सेल से एल्वोलाई तक 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। अब कौन कैसे जाता है, ध्यान से, ये तो एक नॉर्मल सा बात है कि एगो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, लेके जा सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है। आउट ऑफ टोटल O2, जितना O2 डिफ्यूज होके गया है एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन में से 97% ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के अलोंग जाएगा, रेड ब्लड सेल के साथ जाएगा। 3% ऑक्सीजन को इज कैरिड बाय डिजॉल्विंग इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाएगा, ठीक है। हाँ, 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड, ये तो हो गया। आउट ऑफ टोटल CO2, ऑक्सीजन के बारे में जान गए कि टोटल ऑक्सीजन में से 97% ऑक्सीजन जाएगा क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स के, और बाकी 3% जाएगा प्लाज्मा से। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो टोटल में से 20-25% जाएगा आरबीसी से, बस ओनली 20 to 25%। 70% मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और बाकी बचिए 5-7% तो हो जाता है प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया। इस तरह से ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का अलोंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाँ, एल्वोलर साइड से सेल तक और सेल से एल्वोलर साइड से। अब बाकी डिफ्यूजन होगा तो वो सेल में चला जाएगा, ये ने लंग्स में चला जाएगा, या लंग्स से, ऐसे काम होते रहता है, ठीक है। सही बात समझना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद अब हम लोग आते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट जगह, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब सेल के अंदर में होने वाले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जान रहे हैं। देखो, इतना तो पता है कि ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ऑक्सीजन चला गया है सेल में, ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज होकर चला गया है सेल में। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हुआ विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में, नहीं फैट्स वाला है फैटी एसिड ग्लिसरॉल, वो जाएगा लिम्फ वेसल्स में, खैर बाद में जाके सब मेन वेन में ही मिल जाएगा, और फिर वहां से चला जाएगा सेल में। तो अब सेल में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मान लो कि ग्लूकोज, हम बताएं कि मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही होता है जिसका इजीली रेस्पिरेशन होता है। तब सेल के साइटोप्लाज्म में एसिमिलेशन हुआ है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ब्रेक कर सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ब्रेक कर सकता है। पढ़े ना हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो शुरू में जो ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, वो ग्लूकोज सबसे पहले वो ब्रेक करता है एनाएरोबिकली साइटोप्लाज्म में, समझ में रहा है। तो एनाएरोबिक पहले एक प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म में बिना कोई ऑक्सीजन का ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, लिखवा देंगे अब। ग्लूकोज से आयंस को बोलते हैं पायरुवेट, तो ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म में ही, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस।
क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। कहने के लिए ग्लाइकोलाइसिस बस एक वो कन्वर्जन है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस बोल दे रहे हैं, एंड एक्चुअली में ये एक रिएक्शन नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। ग्लूकोज से कुछ और, उससे कुछ और, उससे कुछ और, 8-10 लगातार रिएक्शन ऐसे चलते जाएगा, तब जाके लास्ट में बनता है हमारा पायरुविक एसिड। इतना बात समझ में आ रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। ये एक एनाएरोबिक प्रोसेस है। क्यों एनाएरोबिक प्रोसेस है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन का कहीं से दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है, तो ये कॉमन है। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, और अगर एनाएरोबिक भी हो रहा है, एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस होना है, उसके बाद होगा कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से। तो अभी सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। ये समझ में आ रहा है? तो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, और ये कहां पे काम हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान से बात समझो। तो ये हो गया हमारा पायरुविक एसिड, और ये कॉमन पाथवे है, मतलब कैसे भी ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनना है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन का इसमें कहीं से कोई यूज नहीं हो रहा है। अब ये पायरुविक एसिड के बाद आगे हम बात करें तो ये या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। चलो पहले मान लो कि एनाएरोबिक लेते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। खैर पहले एनाएरोबिक के बारे में जान ले। देखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ते हैं लोग दो तरीके से। एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो ईस्ट में होता है, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। वहां पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में यही पायरुविक एसिड टूटता है, यही पायरुविक एसिड ब्रेक करता है, तो वहां पे अल्कोहल रिलीज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी के साथ साथ अल्कोहल रिलीज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कहाँ पे, ईस्ट में। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एरोबिक प्रोसेस है कि एनाएरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं हो रहा है, और ये काम साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बना था, और ये आगे भी काम साइटोप्लाज्म में ही प्रोसीड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं जो होता है मसल सेल्स में। बताए थे ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, जब सेल की ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी हो जाती है ना, क्योंकि काम ज्यादा करते हैं तो हम लोग को ज्यादा एनर्जी चाहिए, उस रेट से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि मसल सेल्स इमरजेंसी में वही करता है ज्यादा एनर्जी के लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो वहां पे एनर्जी तो रिलीज होगा ही, और एनर्जी के साथ लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, और वही लैक्टिक एसिड चलते मसल्स क्रैम्प होता है। ठीक है, इसलिए घर पे लोग दबाता हुआ है, मतलब क्या होता है कि दाबने से मसल सेल्स को क्रैम्प हटता है नहीं, और फिर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इस में, और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ आ रहा है? या फिर हॉट वाटर की बहुत सारा बात, धनिक आदमी गर्म पानी बाथ में डाल देगा, उसमें जाकर हॉट वाटर चाहे मसाज करवाएगा या हॉट वाटर बाथ लेगा। हॉट वाटर बाथ लेने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ तरीका है, बताएंगे। तो ये सब देखो, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है या डिफ्यूजन है, वो सिर्फ ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता है। ब्लड में हाइड्रोजन आयन, ब्लड और सेल के बीच में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारे चीज पर क्या करता है कि डिपेंड करता है। इसीलिए तो अब हम लोग क्या देखे लो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ अगर ईस्ट में, किसमें, इन ईस्ट। ठीक है, तो इन ईस्ट में रेस्पिरेशन होगा तो क्या क्या बन रहा है, एनर्जी तो बनवे करेगा, एनर्जी के साथ साथ अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट में तीन गो प्रोडक्ट बनता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। दारू बनता है,
दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग कहाँ पढ़े लोग? मसल सेल्स में, इन मसल सेल्स। और ये नॉर्मली कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी में तो यहाँ से मसल सेल्स में होगा तो एनर्जी तो निकलेगा ही, एनर्जी के साथ साथ क्या निकलेगा? ओनली लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड निकलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाओ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये हम लिख रहे हैं। अब ध्यान से, अब अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, सुन रहा सब, तो एरोबिक, अब मेन चीज क्या है यहाँ तक तो कॉमन बात है, अब यहीं से जा रहा है एनारोबिक चाहे एरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो अब पायरुविक एसिड चला जाएगा साइटोप्लाज्म से कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया हम ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है? इन माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक इसमें दो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, एक को बोलते हैं क्रेब साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो एक चलेगा क्रेब साइकिल, एक क्या चलेगा? क्रेब साइकिल। अब यहाँ से तो हम लोग आ गए लोग माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? और क्रेब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, पढ़ा है सब? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो स्पेस होता है, रीजन होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो सब रीजन को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखो तो यहाँ पे चलेगा क्रेब साइकिल, और फिर क्रेब साइकिल के बाद आ जाएगा क्या? जगह है कम पड़ जा रहा है, चलो क्रेब साइकिल के बाद आता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, लिखवा देंगे हम ETS। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चलता है कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ETS चलेगा, और तब जाके यहाँ पे रिलीज होगा एनर्जी लार्ज अमाउंट में, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा पूरा एरोबिक प्रोसेस है। तो ये सब काम अब मैट्रिक्स में हो चाहे इनर मेम्ब्रेन में हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है, तब जाके क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक पाथवे में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो होता ये है कि ये ग्लूकोज का एनाएरोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, मतलब कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियली ब्रेक करता है, इसलिए कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। नेट गेन एनाएरोबिक में 2 एटीपी होता है, और इसमें बताएं 36-38 एटीपी होता है। तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज्यादा अमाउंट में 19 टाइम्स 18 टाइम्स एनर्जी क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ विथ ऑक्सीजन the process of conversion of glucose into pyruvic acid called glucolysis। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और चूंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक एनाएरोबिक प्रोसेस है। और ये कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। इवन साइटोप्लाज्म में सब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है? हाँ, इट इज अ कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक। अब अगर ग्लूकोज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करे चाहे एरोबिक करे, ये वाला प्रोसेस होके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये रेस्पिरेशन ग्लूकोज का एनाएरोबिकली हो या एरोबिकली, इसी प्रोसेस होके जाएगा। तो ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, कॉमन प्रोसेस है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ईस्ट कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें क्या क्या निकलता है? एनर्जी, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज ईस्ट तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता ही है, मसल सेल्स भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसमें एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये लैक्टिक एसिड के साथ एसिड के चलते ही मसल्स क्रैम्प होता है, दुखाने लगता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जिसमें अब माइटोकॉन्ड्रिया में जा क्या रहा है? डायरेक्ट ग्लूकोज जा रहा है कि पायरुविक एसिड जा रहा है? पायरुविक एसिड।
सेल साइटोप्लाज्म तक तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरिक एसिड में। अब ये पायरिक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा एंड देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है।